नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके इस YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। दोस्तों, आज से हमने हमारे चैनल पर आपके लिए पुराने पेपरों की एक सीरीज स्टार्ट की है। जहां कल वाले वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि कौन से पेपर पर मैं वीडियो लेके आऊं, तो आपने सबने मेरे को सलाह दी कि जो अंग्रेज़ी हैं उसमें हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। हमें ये पता नहीं लग रहा है कि जैसे आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए, परंतु उन क्वेश्चन को लिख के कैसे आना है, पेपर को सोल्व करने की क्या टेक्निक होना चाहिए। और ये टेक्निक बस आपको पुराने पेपरों से ही पता लग सकती हैं। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि पुराने पेपरों के क्वेश्चन आपको एज इट इज़ यानी सेम टू सेम पेपर में आपको देखने को मिल जाए। तो इसीलिए मैंने जो है सभी जितने भी पुराने पेपर अभी तक हुए हैं उनको एक एक करके मैं आपको सॉल्यूशन देना स्टार्ट करूँगा। जहां इस श्रृंखला में आज अपन जो है 2020 वाले पेपर का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। इसके जो नोट्स हैं, इसके जो आंसर हैं, वो मैंने खुद ने डिज़ाइन किए हैं अपने स्टाइल में। तो आपको जो है अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ का आप जैसे कि मैं वीडियो सॉल्यूशन बताऊं उसके बाद वहां आप उसे देख लेना, क्योंकि पीडीएफ किसी काम की नहीं है यदि आपको वो मटेरियल समझ में नहीं आया है तो। और इसकी हिंदी व्याख्या मैं खुद करूंगा, तो आपको अगर किसी वर्ड शब्द में दिक्कत आए तो आप उसे लिख लीजिएगा या उस लाइन को आप पूरा लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जहां बीएसटीसी फर्स्ट ईयर 2020 के पुराने जो पेपर हैं उनको यहाँ अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे कि पेपर का जो है पैटर्न किस प्रकार का होता है, यानी कि पेपर किस पैटर्न के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है। और ये आपका जो सिलेबस नया आया था 2-3 साल पहले, उसी के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। तो यहाँ आपका 60 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से सभी क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। उसके बाद है कि एमसीक्यूज़, यानी एमसीक्यूज़ का मतलब होता है 4 ऑप्शन वाले प्रश्न, 1 से लेकर 4 तक हैं, जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 14 तक के जो प्रश्न हैं वो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, और उनमें 30 वर्ड आपको लिखने हैं, यानी कि 3 लाइनें आपको लिखनी हैं। इसके बाद हैं प्रश्न नंबर 15 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक, ये 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, जहां आपको 8 से 10 लाइनें यानी कि 80 से 100 वर्ड्स लिखने हैं। और 3 से 4 बड़े प्रश्न हैं, 19 से लेकर 22 तक के 4 बड़े प्रश्न हैं, जिनके आपके पास इंटरनल चॉइस यानी कि इनमें 2-2 ऑप्शन वाले प्रश्न होते हैं, जो 6-6 नंबर के हैं, और इनमें 200 वर्ड्स यानी कि 20 लाइनें लिखनी हैं। यानी कि बड़े प्रश्न में भी आपको सिर्फ 20 ही लाइनें लिखनी हैं। जो आपकी जो कॉपी आएगी आपके पेपर की आंसर शीट जो आएगी उसके भी सिर्फ आगे और पीछे वाला पेज आपको लिखना है। आप में से जिसको भी सिर्फ पास होना है उसको क्या करना है कि ये 2 नंबर वाले प्रश्न और 6 नंबर वाले प्रश्न इस पर स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि पास करवाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो ये 2 ही प्रकार के प्रश्न होते हैं। जिनमें से बड़े प्रश्नों के बारे में तो मैंने वीडियोस बना रखे हैं प्लेलिस्ट पर, आप उन्हें चेकआउट कीजिएगा, ताकि आपके 6-6 नंबर के जो प्रश्न हैं उनकी सही शब्द सीमा और कितना लिखना है, कैसे लिखना है, और अच्छे प्रकार से लिखे हुए नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो बड़े प्रश्नों की मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, मैं आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक की बात करूँगा कि 1 नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न और 3 नंबर वाले प्रश्न कैसे आपको करने हैं, और उनके आंसर जो है मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें से आपको जो है यहाँ पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि विच इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड लैंग्वेज स्किल इन आवर क्लासरूम। हमारी जो क्लास होती है जहाँ टीचर पढ़ाता है वहाँ ऐसी कौन सी लैंग्वेज स्किल हैं, कौन सा भाषाई कौशल हैं जिसे नेगलेक्ट किया जाता है, जिसकी उपेक्षा की जाती है या जिसका कम प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है नेगलेक्टेड लैंग्वेज स्किल है। तो सबको पता है क्लास में आप बोल पाते हो, रीडिंग कर पाते हो, राइटिंग। वैसे अपन जो है मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही काम करते हैं क्लासरूम में। उसमें से सबसे पहला होता है रीडिंग। हम अंग्रेजी को पढ़ पाते हैं और लिख पाते हैं, हम स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। इसका आंसर स्पीकिंग नहीं है, हालांकि इसका आंसर है लिसनिंग। क्यों? क्योंकि लिसनिंग वो स्किल हैं जिसके बिना आप स्पीकिंग नहीं कर सकते। यानी स्पीकिंग तो बात की बात होती है, पहले उससे पहले जो है लिसनिंग अच्छी आना चाहिए। जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। इसलिए अगर आप अच्छे से सुनोगे ही नहीं तो आप किस प्रकार से एक अच्छा स्पीकर यानी अच्छा वक्ता बन पाओगे। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट की जाने वाली स्किल हैं वो है लिसनिंग, और इसी पे डिपेंड होने वाली स्किल क्या होती हैं, स्पीकिंग होती हैं।
वैसे तो आंसर दोनों होना चाहिए था, लिसनिंग और स्पीकिंग, बट अगर सिर्फ एक स्किल पूछ ले जो नेगलेक्ट किया जाता है वो आपका लिसनिंग होता है। और LSRW यानी लिसनिंग स्किल से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, जिसमें से आपको पूछ ले कि प्राइमरी स्किल क्या होता है, यानी प्राथमिक कौशल, यानी शुरुआत में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसे क्या क्या देखने को मिलता है। तो शुरुआत में वो सिर्फ सुनना सीखता है और बोलना सीखता है। तो जब शुरुआत में जो सुनना और बोलना सीखता है तो इन्हें ही क्या 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 कहा जाता है, प्राइमरी स्किल कहा जाता है। और बाद में बोलना और पढ़ना भी सीख जाता है, यानी पढ़ना और लिखना भी सीख जाता है। तो सेकेंडरी स्किल आपके रीडिंग और राइटिंग हो जाता है, जबकि प्राइमरी स्किल आपके लिसनिंग और स्पीकिंग हो जाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अ प्रॉब्लम इज सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स बाय पैसेज, यानी किस पैसेज के अंदर डिफरेंट एंगल से, अलग अलग पहलुओं से एक प्रॉब्लम को देखा जाता है। तो इस प्रकार का जो पैसेज होता है वो आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, तर्कपूर्ण जो आपका पैसेज होता है जिसके अंदर लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से जो है प्रॉब्लम को देखा जाता है, वो आपका आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज होता है। अगला प्रश्न है कि विच वन इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ अ वेल डेवलप्ड पैराग्राफ, जो अच्छी तरह से लिखा गया जो निबंध होता है उसके अंदर जो है कौन सा एलिमेंट शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय बिंदु जो है एक किसी भी निबंध का एक सेंट्रल आइडिया होता है जिस पर निबंध लिखा जाता है, तो वो होता है। जिस टॉपिक पर लिखा जा रहा है वो भी वहाँ होता है। स्पेसिफिक डिटेल उसके बारे में कुछ मुख्य सूचनाएं होती है तो वो भी लिखी जाती हैं। असाइनमेंट निबंध के अंदर नहीं होता है। तो ये आपका असाइनमेंट जो है दत्त कार्य CCE के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि CCE के अंदर एक टूल्स और टेक्निक के रूप में इसे प्रयोग में लिया जाता है। तो अभी तक 3 प्रश्न देख लिए हैं और इसे कोई प्रश्न नहीं है जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद नहीं आएगा, बट आपको एक काम करना है कि शब्दों का मतलब आपको समझना है। और जब आप शब्दों का मतलब समझ जाओगे तो आपको आसानी से शब्द समझ में आ जाएंगे। जैसे कि अगला प्रश्न है, इंग्लिश केम टू इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ, अंग्रेजी जो भारत में आई थी उस समय वो किसका रिजल्ट थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, इनोवेशन यानी कि कुछ नवनिर्माण से रिलेटेड, या कॉलोनाइजेशन या उपनिवेशवाद। तो आपकी अंग्रेजी जो वर्तमान में अभी इसे आप देख रहे हो ये तो मॉडर्न अंग्रेजी है। इससे पहले जो अंग्रेजी आई थी भारत में सर्वप्रथम वो उपनिवेशवाद यानी शासन करने की प्रणाली के अकॉर्डिंग आई थी, जहां अंग्रेजों का मुख्य काम ये था कि इसे सब जगह फैला देंगे, यानी इसको कॉलोनाइजेशन कर देंगे, इसको सब जगह प्रत्येक नगर में, प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक देश के अंदर इसे जो है फैलाना था। तो ये उपनिवेशवाद के कारण आपका जो है अंग्रेजी का भारत में आना हुआ था। आगे देखते हैं अब एक एक नंबर के प्रश्न, यानी 4 ऑब्जेक्टिव MCQs हो चुके हैं। 2-2 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं जिसमें से कुछ प्रश्न ग्रामेटिकल होंगे। तो ग्रामर में आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि रीअरेंज का मतलब होता है दोबारा जमाना है, यानी आपको जो है उसको सही तरीके से लिखना है। फॉलोइंग वर्ड्स इन टू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, जिसका एक सही अर्थ भी निकले उस वाक्य के रूप में जमाना है। तो दोस्तों आपको पता है कि अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके वर्ब आती हैं, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा पार्ट आता है। तो यहाँ सब्जेक्ट आपके सीता हैं जो आपका मुख्य हैं जिसके बारे में बताया गया है, तो सीता सबसे पहले आ जाएगा। और इज जो है, इज और रीडिंग ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब इज हैं, और रीडिंग यहाँ क्या है, मेन वर्ब हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आ चुकी हैं, यहाँ इज रीडिंग, तो सीता इज रीडिंग यहाँ तक का पोर्शन हो चुका है। उसके बाद क्या पढ़ रही हैं, तो पढ़ रही हैं अ स्टोरी बुक, एक स्टोरी की बुक पढ़ रही हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो है बिल्कुल सिंपल होता है वाक्यों को सही तरीके से जमाना, बस आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आती हैं, और लास्ट में आपके ऑब्जेक्ट आता है। तो इसको जमाने से आपका एक सिस्टमेटिक जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल बन जाता है। आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCF। तो मैंने जब आपको वीडियो पढ़ाया था फुल फॉर्म्स का, पहला ही वीडियो, उसके अंदर आपको बताया था कि NCF की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये 2005 में बना था। और आगे अगला प्रश्न है कि राइट द वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग टू, यानी कि ऐसे शब्दों को लिखना है जिनका एक विलोम अर्थ निकले दिए हुए शब्दों से। जैसे बिग होता है तो बिग का आप जानते हो, बिग का मतलब होता है बड़ा, स्मॉल का मतलब हो जाएगा छोटा। ऐसे ही बैड का मतलब होता है बुरा, तो गुड का मतलब हो जाएगा अच्छा। तो अच्छा, बुरा, छोटा और बड़ा,
तो यहाँ जो है ऑपोजिट आपसे पूछ लिए हैं। बस इतनी ही ग्रामर पिछले पुराने पेपरों में पूछी जाती हैं, परंतु आजकल के जो पेपर हैं 2021 का जो पेपर आपके आया था उसमें जो है आपके आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कनेक्टिव्स और ऐसी कुछ चीज़ें पूछी गई थी। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि हाउ शुड न्यू वोकेबलरी, किस प्रकार से नया शब्दकोश जो है बी प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया जाए इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जब अंग्रेजी भाषा शिक्षण का शुरुआती दौर, शुरुआती स्टेज होती हैं, तो उस टाइम पर अंग्रेजी के अंदर शब्दकोश के जो नए नए शब्द हैं, न्यू वोकेबलरी हैं, उनको कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसका आंसर आपकी सीरीज में दे रखा है, परंतु मैं अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको लिखकर बताऊंगा। तो वो आपके यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब भी कोई न्यू वोकेबलरी को इंट्रोड्यूस करना है तो न्यू वोकेबलरी शुड बी प्रेजेंटेड ओरली, यानी मौखिक रूप से बतानी चाहिए, विद द सपोर्ट ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर्स का सहारा लेते हुए। किसी भी फोटो की ओर इशारा करो और उसके बारे में बताओ कि ये चीज़ हैं, या किसी ड्राइंग्स की तरफ इशारा करते हुए या किसी वीडियोस के थ्रू आप उन्हें समझा सकते हो। जेस्चर यानी उत्साहवर्धित करके भी आप उन्हें समझा सकते हो। तो जब नया शब्द ज्ञान करवाना होता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है ओरली, यानी कि मौखिक रूप से। और मौखिक रूप से जब आप उनको बताओगे तो आप सहारा ले सकते हो पिक्चर्स का, यानी कि फ़ोटोज़ का, ड्राइंग्स का जो आपने बनाई हैं, वीडियोज़ का सहारा ले सकते हो, और जेस्चर यानी उत्साहवर्धित करके आप उन्हें सिखा सकते हो। तो ये सभी जो हैं टेक्निक्स हैं न्यू वोकेबलरी को सिखाने के लिए इन द बिगिनिंग स्टेज, शुरुआती दौर में ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जब आप लैंग्वेज को सीख रहे होते हो शुरुआत में, तो वहाँ एक ये तरीका है मौखिक रूप से सिखाने का नए शब्दों को। तो ये इसका आंसर हो गया है। आपको दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, पहले आप इसको समझ लीजिए कि आंसर कैसे देने थे। और अगला प्रश्न देखते हैं, वॉट इज स्किमिंग, स्किमिंग क्या है, किसे स्किमिंग कहते हैं। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपकी सीरीज के अंदर कुछ अटपटा सा आंसर है, और आपको जो है मैंने नीचे बना रखा है वो आंसर मैं आपको समझाता हूँ। तो स्किमिंग क्या है इसके बारे में देखते हैं। स्किमिंग इज़ अ टाइप ऑफ रैपिड और फास्ट रीडिंग। तो ये जो है तेज पढ़ने का एक तरीका है। रैपिड रीडिंग का मतलब होता है फास्ट रीडिंग, यानी कि तेज पढ़ने का एक तरीका है। फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, द मेन आइडिया ऑफ गिवन टेक्स्ट, दिए गए जो टेक्स्ट हैं, आपके जो सेंटेंस, जो वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, उनका जो है मेन आइडिया क्या है, उसको समझने के लिए आप तेज़ी से इसको पढ़ पाते हो। और इसके बारे में मैंने आपको जो है पहले या दूसरे वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट में बना रखा है वहाँ अच्छे से समझा रखा है कि क्या स्किमिंग होती हैं और क्या स्कैनिंग होती हैं, तो आप वहाँ से अच्छा समझ सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 की वो कौन सा है। और अगला प्रश्न है कि नेम टू एक्टिविटीज़ ऑफ यूनिट प्लान, जो एक यूनिट प्लान होता है उसकी जो मेन एक्टिविटी हैं, इकाई प्लान, इकाई जो विधि होती हैं उसकी मेन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ आंसर 2 नंबर का है, और इतना बड़ा आपको दे रखा है और इतना बड़ा आपको लिखना नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ प्रश्न छोटा करके, प्रश्न का उत्तर छोटा करके आपको बता रखा है कि आपको यहाँ क्या लिखना है। तो उसके बारे में मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि जनरली 2 मेन एक्टिविटीज़, मुख्य रूप से मुख्यतया जो है 2 एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं फॉर यूनिट प्लान के लिए। सबसे पहले क्या करवाया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया जाता है, पठन अवबोधन यानी पढ़कर सीखना करवाया जाता है। फिर उसके बाद राइटिंग यानी लेखन करवाया जाता है। अब रीडिंग के अंदर क्या क्या होता है, तो दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड शामिल होता है प्री राइटिंग टास्क, लेखन पूर्व का कार्य। जब बच्चे को लिखना नहीं आता है उससे पहले का जो काम होता है, धीरे धीरे लिखाना सीखना होता है, तो उसे कहते हैं प्री राइटिंग टास्क। और साइलेंट रीडिंग जो है उसे साइलेंट रीडिंग भी सिखाया जाता है, यानी जो है प्री रीडिंग टास्क, यानी कि रीडिंग करने से पहले वो जब जहाँ जहाँ अटकता है, जहाँ जहाँ उसे प्रॉब्लम होती है, वहाँ उसे पढ़ना सिखाया जाता है। और साइलेंट रीडिंग क्या होती है, मौन पठन क्या होता है, ये भी उसे रीडिंग के अंदर सिखाया जाता है। इसी प्रकार राइटिंग में भी जो है दिस एक्टिविटी इंक्लूड्स प्री राइटिंग टास्क, लेखन पूर्व का कार्य। जैसे पढ़ने से पहले जब वो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है, जहाँ जहाँ वो अटकता है, उसे सिखाया जाता है। उसी प्रकार लेखन, अच्छे लेखन से पहले जहाँ जहाँ वो लेखन में त्रुटि करता है
उसके लिए प्री राइटिंग टास्क करवाया जाता है और कॉपिंग टीचर यानी टीचर को कॉपी करना सिखाया जाता है कि बोर्ड से टीचर को देखकर लिख लो। तो ये 2 तरह के कार्य होते हैं यूनिट प्लान के लिए। तो यहाँ तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि यूनिट प्लान के लिए 2 एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, परंतु जब आप अपने यहाँ सीरीज़ के क्वेश्चन आंसरों को समझोगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत आए। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कॉमिक्स। कॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कॉमिक्स से आप क्या समझते हो। तो इसका भी आंसर मैंने नीचे बना रखा है, वहीं से मैं आपको समझाता हूँ। तो कॉमिक्स से अपना मतलब होता है, कॉमिक्स आर मेनली यूज्ड एज अ टीचिंग एड्स। कॉमिक्स जो होते हैं मेनली यूज्ड मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं एज अ टीचिंग एड सहायक सामग्री के रूप में। टीचिंग एड का मतलब होता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री के रूप में कॉमिक्स का उपयोग किया जाता है ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए, जब आप अंग्रेजी को पढ़ा रहे होते हो उस समय सहायक सामग्री के रूप में आप कॉमिक्स का प्रयोग करते हो। दे कैरी, वे कैरी करते हैं, अपने साथ शामिल करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज, बहुत ही अच्छा मैसेज इन अ ग्राफिक फॉर्म, बने हुए शब्दों से या जो आपके जो चित्र होते हैं उनकी सहायता से वो आपको एक ऐसा मैसेज डिलीवर करते हैं, एक ऐसा नैतिक शिक्षा आपको बताते हैं जो रीडर्स के काम की होती हैं। फॉर द रीडर्स यानी कि रीडर्स जो पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग मैसेज देने का काम करते हैं कॉमिक्स। और ये एक टीचिंग एड्स हैं जो ग्राफिक फॉर्म में लिखे जाते हैं। ग्राफिक फॉर्म का मतलब होता है फ़ोटोज़ जो हैं बनाकर लिखे जाते हैं। जैसा कि आपने किसी कहानी को पढ़ा होगा जहाँ जो है फ़ोटोज़ होते हैं और फ़ोटोज़ के कोने में उनके बारे में हाव भाव लिखे जाते हैं कि ये कैरेक्टर ये कहना चाहता है। तो आपने जैसे किसी ने बाल भास्कर पढ़ी हो तो बाल भास्कर के अंदर जो कहानियाँ होती हैं वो कॉमिक्स के रूप में होती हैं। जो टीचिंग एड्स हैं पढ़ने के अंदर जो सामग्री हैं वो उसमें काम आती हैं और ग्राफिक्स बने होते हैं यानी फ़ोटोज़ बने होते हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कौन सा है उसको जानते हैं। तो प्रश्न नंबर आपके 12 आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलस्ट्रेशन ऑन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट के रूप में इलस्ट्रेशन कैसे काम में आता है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर इलस्ट्रेशन होता क्या है। आपको यहाँ इतना बड़ा दे रखा है जो बिल्कुल भी समझने योग्य नहीं है। ये जो है अपने अकॉर्डिंग आंसर चूज़ करते हैं, परंतु मैंने आपके लिए जो है अच्छे प्रकार से इसको ढूंढ कर बनाया है। तो इसको देखते हैं कि इलस्ट्रेशन आखिर होता क्या है। इलस्ट्रेशन इज आल्सो टीचिंग एड। इलस्ट्रेशन इज अ टीचिंग एड, ये भी एक सहायक सामग्री है। जिस प्रकार कॉमिक्स एक सहायक सामग्री है उसी प्रकार इलस्ट्रेशन भी एक सहायक सामग्री है। आखिर ये होती क्या है इसको समझते हैं। इट इज़ अ ड्राइंग, ये एक प्रकार की ड्राइंग होती है या डायग्राम होता है या एक पिक्चर होती है। तो जब आप पढ़ाते समय किसी पिक्चर का, किसी ड्राइंग का या किसी डायग्राम का यूज़ करते हैं इन अ बुक, पुस्तक के अंदर, और अ मैगजीन, एक पत्रिका के अंदर, तो वह इलस्ट्रेशन कहलाता है। और यह एक प्रकार का टीचिंग एड है, सहायक सामग्री है। तो यहाँ से अपन ने सीख लिया है कि इलस्ट्रेशन कॉमिक्स जो होते हैं वो टीचिंग एड्स होते हैं और दोनों ही एक प्रकार से जो हैं ग्राफिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर डायग्राम्स बने हुए होते हैं और पिक्चर्स बने हुए होते हैं ताकि आपको जो है रीडर्स को, पढ़ने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। दोस्तों आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मैं ऊपर नीचे बार बार कर रहा हूँ, परंतु इसके आंसर जो हैं आप खुद नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए मेरे को खुद को बताना पड़ रहा है। अगला है नेम 2 कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। स्वयं का इंट्रोडक्शन देने के लिए कौन कौन से 2 ऐसे पहलू हैं जिनकी आवश्यकता होती हैं। तो आपके यहाँ दे रखा है कि एक तो लिसनिंग होता है और एक स्पीकिंग होता है, परंतु किस प्रकार से ही होता है तो इसका आंसर मैंने नीचे लिख रखा है, वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। तो प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है कि देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए 2 पहलू होते हैं, 2 तरीके के तत्व होते हैं। उसमें सबसे पहला है लिसनिंग। लिसनिंग के अंदर आपका आएगा कि द टीचर कैन पॉइंट। टीचर जो है पॉइंट करेगा, इशारा करेगा जिसकी ओर, या जो टीचर बोलेगा कि आपको उठकर अपना इंट्रोडक्शन देना है तो वो लिसनिंग वाला हो जाएगा। लिसनिंग का मतलब हो जाएगा आपने इंट्रोडक्शन खुद का सुन लिया है, यानी कि अगर आपका इंट्रोडक्शन कोई टीचर या कोई और करे आपकी तरफ इशारा करते हुए तो वो लिसनिंग वाला हो जाता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। और इसके अलावा होता है स्पीकिंग वाला सेल्फ इंट्रोडक्शन। यहाँ क्या होता है कि द लर्नर्स, जो खुद सीखने वाले होते हैं या जिनके बारे में आपको या जिनका आपको इंट्रोडक्शन देना है,
वो खुद इंट्रोड्यूस करते हैं, वो खुद बताते हैं देमसेल्फ उनके बारे में। यानी कि एक बच्चा जिसको अपना परिचय देना है, जिसको अपना स्वयं का नाम बोलना है, स्वयं के बारे में कुछ बताना है, यदि वो खुद खड़ा होकर बताए तो वो स्पीकिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अगर टीचर उसके बारे में बताए तो वो लिसनिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यानी कि इंट्रोडक्शन के दो टाइप्स हो जाएंगे, या तो लिसनिंग किसी के द्वारा किया जाए, या सेल्फ के द्वारा जो किया जाएगा वो स्पीकिंग वाला सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ तक कि प्रश्न नंबर 13 तक हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? तो इसमें दे रखा है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई। तो सीसीई के मुख्य उद्देश्य क्या है? 2 नंबर का प्रश्न है, तो आपको सिर्फ 30 ही शब्द लिखने हैं, यानी कि मुख्यतः 3 ही लाइनें लिखनी हैं, परंतु आपको यहाँ 6 लाइनें दी हुई हैं और इतना आपको याद भी नहीं होता है। इसलिए दोस्तों जो है आपको यूट्यूब चैनल की आवश्यकता होती है, या आपके जो टीचर्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। टीचर का यही तो काम है कि चीज़ों को आसान बना देता है। तो जानते हैं प्रश्न नंबर 14 की कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज़ टू रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, द बर्डन ऑफ स्टडी यानी पढ़ाई का जो बर्डन है, बोझ है बच्चे पर, उसको कम करना। और एग्जामिनेशन का जो बर्डन है उसको भी कम करना। और बेग यानी बस्ते का जो बोझ है, या एग्जामिनेशन का जो बोझ है, या जो स्टडी का बोझ है, बर्डन है बच्चे पर, उसको रिड्यूस करना, कम करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? सीसीई का। इसके साथ टू इन्हेंस, ये क्या करता है? इसका मुख्य काम क्या है? इन्हेंस करना, बढ़ाना होता है लर्निंग को। तो लर्निंग को भी इम्प्रूव करना, इन्हेंस करना, ये आपके सीसीई का मेन काम है। और अगर एक लाइन में पूछ ले तो आपको बताना है कि टू रिड्यूस, कम करना, द बर्डन ऑफ स्टडी के बर्डन को कम करना ही आपका सीसीई का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 15 है कि व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डिड मैकाले आर्ग्यू फॉर इंडियंस। तो लॉर्ड मैकाले जो था, जो आपकी जो शिक्षा पद्धति हैं जो वर्तमान में जो लागू हैं और जो 70-75 सालों से अभी तक जो चलती आई हैं, ये शिक्षा प्रणाली किसने लागू की थी? तो ये मैकाले ने लागू की थी, अंग्रेजों के शासन के टाइम से डिज़ाइन की थी। तो ये डिज़ाइन क्यों की गई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसी के बारे में देखते हैं। और आपको अगर यहाँ से समझ में ना आए तो जो मैंने बना रखा है उसे आप देख लीजिए, और वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैकाले इज़ द एजुकेशनल लीडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी जिसने भारत पर शासन किया था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का एजुकेशनल लीडर कौन था? मैकाले था, जो शिक्षा के बारे में सब रणनीतियाँ बनाता था, जिसकी शिक्षा पद्धति भारत की जो गुरुकुल पद्धति है उसको नष्ट कर दिया। किसने? इसकी शिक्षा पद्धति ने। इसके बारे में देखते हैं कि हु वांट्स, जो चाहता था, दैट की। अब मैकाले क्या चाहता था उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। इंग्लिश मस्ट बिकेम, इंग्लिश बनना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की आधिकारिक भाषा। भारत की जो मुख्य भाषा है, जो आधिकारिक भाषा है, जो संविधान के अंदर प्रयोग में ली जाती हैं, वो कौन सी हैं? अभी आप देखते हो कि वो अंग्रेजी ही हैं। और ये बनाना चाहता था कौन? मैकाले, और उसने ये बना भी दिया है। तो अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाना ये किसका उद्देश्य था? तो ये मैकाले की शिक्षा नीति के अंदर था। सो दैट, ताकि इंग्लिश डोमिनेंट्स, इंग्लिश का बोलबाला हो एवरीवेयर, चारों ओर अंग्रेजी का बोलबाला हो, चाहे वो पूरा भारत हो या पूरे जितने भी राष्ट्र हैं देश में, सब जगह अंग्रेजी का बोलबाला हो, इंग्लिश डोमिनेट कर पाए और ऑफिशियल लैंग्वेज बन पाए भारत की। इसलिए जो है मैकाले ने ये सब एजुकेशनल लीडर होकर अपना एजुकेशनल पॉलिसी बनाई थी। एंड इंडियंस आर डिवाइडेड, और इंडियंस जो हैं डिवाइडेड हो जाए, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाए, इन कलर, रंग के आधार पर, और इन ब्लड रिलेशन, और भाषाई जो आपके रक्त संबंध हैं, आपके जो सगोते संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, उनके आधार पर और रंगों के आधार पर आप बढ़ जाओ। ये कौन चाहता था? मैकाले चाहता था। तो मैंने यहाँ बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में बता रखा है कि मैकाले एजुकेशनल लीडर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इंग्लिश जो है वो बन जाए भारत की ऑफिशियल भाषा, और अंग्रेजी डोमिनेंस करे, राज करे सब पर, सब जगह, और इंडियंस डिवाइडेड हो जाए, अंग्रेज जो मतलब भारतीय जो हैं वो अलग अलग ग्रुप में, हिस्सों में बट जाए। तो ये कौन चाहता था? लॉर्ड मैकाले चाहता था। प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 16 क्या है। वाट इज मीन्ट बाय वर्ड नॉलेज और वर्ल्ड नॉलेज। एक तो वर्ड नॉलेज, शब्द का ज्ञान,
और वर्ल्ड ज्ञान, वर्ल्ड का मतलब कि संसार का ज्ञान, दोनों में क्या अंतर है या दोनों क्या हैं उनका मतलब आपको समझाना है। आपको यहाँ आपके सीरीज में आंसर दे रखा है तो उसको मैं नहीं समझाऊंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर मैंने चूज़ किया है, डिज़ाइन किया है, तो मैं उसको बताता हूँ। फिर देखते हैं कि आगे वाला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वर्ड नॉलेज होता क्या है, शब्द ज्ञान किसे कहते हैं। तो इट मीन्स, इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ नोविंग अबाउट अ पर्टिकुलर फैक्ट, किसी एक तथ्य के बारे में विशेष जानकारी रखना ही क्या कहलाता है, वर्ड नॉलेज, शब्द ज्ञान कहलाता है। आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट की, इफ़ वी हैव, यदि हम रखते हैं, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, या तो ज्ञान या समझ, और एक्सपीरियंस या अनुभव, यदि हम ज्ञान रखते हैं या समझ रखते हैं या अनुभव रखते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी विशेष स्थिति के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड वर्ड नॉलेज, यही आपका शब्द ज्ञान है। यदि किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, या आपकी समझ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपका वर्ड नॉलेज कहलाएगा। जैसे किसी की पकड़ विज्ञान के ऊपर अच्छी है, तो यानी कि उसकी जो वर्ड नॉलेज है, शब्द का जो ज्ञान है वो अच्छा है। किसी की हिंदी के ऊपर पकड़ अच्छी है, तो वहाँ उसके हिंदी के जो शब्द हैं उस पर अच्छी पकड़, यानी वर्ड नॉलेज उसकी अच्छी है। तो ये कह सकते हैं वर्ड नॉलेज के बारे में। और आगे है कि वर्ल्ड नॉलेज क्या होता है, संसार का ज्ञान क्या होता है। तो वर्ल्ड नॉलेज इज हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग या बैकग्राउंड नॉलेज। तो वर्ल्ड नॉलेज का मतलब होता है कि बैकग्राउंड नॉलेज को ग्रहण करना या अंडरस्टैंड करना ऑफ मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट, जो कई प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं, कई प्रकार के जो विषय हैं, कई प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, उनका अगर आपको ज्ञान है तो वो वर्ल्ड नॉलेज कहलाएगी। यानी कि अगर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का आपको ज्ञान है तो वो वर्ल्ड नॉलेज कहलाएगा, और उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट आपको आते हैं तो वो वर्ल्ड नॉलेज कहलाएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको सब चीज़ों के बारे में हो जाती हैं। तो जब आपको सब चीज़ों के बारे में ज्ञात हैं तो आपको सबके बारे में, यानी पूरे वर्ल्ड के बारे में ज्ञात हो जाएगा, यानी कि संसार का ज्ञान होना हो जाएगा। और अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही सब्जेक्ट या एक ही सब्जेक्ट के शब्दों के बारे में पता है तो आपको सिर्फ वर्ड नॉलेज होता है। इसके बाद देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आपके यहाँ आया हुआ है। तो अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ द क्लासरूम एज अ रिसोर्स। तो ये मैंने आपको बता रखा है, एक वीडियो बना रखा है मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में, तो आप उसे चेकआउट कीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है और यही इसका जो आंसर है मैंने पूरा अच्छे तरीके से समझाया है कि मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषितावाद का क्या मतलब है। हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ, आप अंग्रेजी वहाँ से देख लीजिएगा। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है बहुभाषितावाद, यानी कि किसी कक्षा में किसी विद्यार्थी को एक से ज़्यादा भाषा आती हैं तो उसको क्या फ़ायदा है। उसका दोस्तों उसको फ़ायदा ये होता है कि चीज़ों को समझने में आसानी होती है और अच्छे प्रकार से चीज़ों को समझ पाता है। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज अ पोर्टफोलियो कंटेन, यानी कि एक पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि एक पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मैंने आपको बताया था उस दिन, जिस दिन मैंने आपको सीसी पढ़ाया था, कि पोर्टफोलियो जो होता है एक कलेक्शन होता है। किन किन चीज़ों का कलेक्शन होता है, तो इसमें सैम्पल्स होते हैं राइटिंग के, आपके लेखन की जो आपने लिखी हुई चीज़ें हैं उनके सैम्पल्स होते हैं, आपके आर्ट वर्क, आपने जो कलात्मक चित्र बनाए हैं, न्यूज़पेपर से कुछ मैगजीन्स डिज़ाइन की हैं तो उसके बारे में, कुछ जर्नल्स लिखे हैं, कुछ आपने अपने मन से लिखा है, आपके जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड हैं, जो टेस्ट होते हैं, जो परीक्षा होती हैं उसका स्वयं के बारे में, आपने जो असाइनमेंट किया है वो, चेकलिस्ट के बारे में, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, ये सभी जो हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आप लिख सकते हो कि अ पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स ऑफ राइटिंग, आर्ट वर्क्स, जर्नल्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, टेस्ट रिकॉर्ड्स, सेल्फ एवल्यूशन, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल और ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका शॉर्ट में हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जो बिल्कुल 6 नंबर का है और हर साल आता है, आपको देखने को मिलता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनसीएफ इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एनसीएफ का मुख्य कार्य क्या है अंग्रेजी को पढ़ने के लिए। और ऐसे ही एक प्रश्न आपके आगे आएगा कि सीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों अब 6 नंबर वाले प्रश्नों की अपन बात नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 6 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं, जैसे एनसीएफ के बारे में, ईएलटी के बारे में, कोटारी कमीशन के बारे में, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, सीसी के बारे में, तो उनके मैंने प्लेलिस्ट पर वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ से बड़े प्रश्नों को देख सकते हैं। और छोटे प्रश्न जो हैं उनको मैं आपके पेपर वाइज करवा रहा हूँ, जहाँ जैसे कि 2020 का आज अपन ने पेपर कर लिया है,
प्रश्न नंबर 18 तक के यानी 3 नंबर के सभी प्रश्न हो चुके हैं। और इस पेपर में अपन ने जाना कि किस प्रकार से जो है पेपर करना है। और आंसर जो है दोस्तों मैं आपको बताता चलूँगा, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ी शांति रखनी है, ताकि आप जो है चीज़ों को अच्छे प्रकार से समझ पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज जो क्लास में समझा है उसका आप सदुपयोग कर पाओगे। और आपको आज की क्लास कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके बताना, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसके लिए मोटिवेट रह सकूँ।